नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बेहतरीन जरिया तो है, लेकिन इसे लेकर निवेशकों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और बस वहीं पर हम आपकी मदद के लिए सामने आते हैं। सभी सवालों के जवाब सरल और सहज भाषा में हम देने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर क्लैरिटी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या दो चीजें करना आपके लिए है बहुत ही जरूरी। इस वक्त निवेश के लिए अच्छा स्मॉल कैप फंड आखिर कौन सा है। डेट फंड में साइड पॉकेटिंग आखिर क्या चीज होती है और कोरोना काल में शॉर्ट टर्म खर्चों को कैसे करें मैनेज, आज हम आपको बताएंगे। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत सर, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है स्वाति, थैंक यू सो मच। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ दिलीप कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी नमस्ते मैडम, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है पटना में? बहुत बुरा स्थिति है मैडम। ओहो, चलिए आपका सवाल क्या है बताएं। मेरा सवाल है मैडम, मैं 2017 से कुछ यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा था। तो मैं बीएसएफ का सोल्जर हूँ। हेलो जी जी बताएं, मैं सुन रही हूँ। मैं बीएसएफ में जॉब करता हूँ मैडम। जी जी 2017 से मैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में कर रहा था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें हमारा थोड़ा सा काम का लोड कम हुआ, तो मैंने आपको फॉलो किया अंडर लॉकडाउन में। तो मुझे पता चला कि म्यूचुअल फंड क्या है। ओके। तो मैं इसमें कुछ आपको जो फॉलो करके मैंने जो कुछ किया था न्यू इन्वेस्टमेंट, वो मैं आपको मैसेज किया था। जी वो डिटेल हमारे पास है। जी इतना मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम। क्या इसमें सही है नहीं गलत है और आगे क्या करना चाहिए? दिलीप जी क्विकली बता दीजिए कि आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या लक्ष्य है आपका, कितनी रकम जोड़ना चाहते हैं? टोटल मैडम मैं 2.25 करोड़ रुपया जोड़ना चाहता हूँ लगभग। अच्छा। और ये 20 साल के लिए करना चाह रहा हूँ मैडम। 20 साल के लिए, अच्छा ठीक है। आपने मेल में लिखा था कि आप अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना चाह रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई जो अभी जो 3-4 महीना का बच्चा है उसके लिए मैं जोड़ना चाह रहा हूँ 20 साल में। 3-4 महीने के बच्चे के लिए, ओके चलिए ठीक है। हेमंत सर, सवाल में जो पहले थोड़ा सा डाउट था और कुछ क्लैरिटी नहीं थी, अब वो मिल गई है कि अब इनके पास टाइम फ्रेम भी है 20 साल और कितना रकम जोड़ना चाहते हैं ये भी बता रहे हैं। तो बताइए कि ये जो 12,500 का निवेश ये कर रहे हैं हर महीने, क्या ये रकम सफिशिएंट है इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए? देखिए स्वाति, बिल्कुल ठीक है। जो थोड़ा कंफ्यूजन था वो बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया। अभी देखिए, अगर इनकम इन्वेस्टमेंट को देखें अभी तो इनके पास 20 साल का समय है। इन्होंने कहा 3 साल के बच्चे हैं उसके लिए, 3 महीने के बच्चे हैं उसके लिए उनको इन्वेस्ट करना है पैसा। 20 साल का समय, जाहिर सी बात है आपको ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। जो ये कर रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो है एज एन इन्वेस्टर आपके लिए ये है कि आप इक्विटी की वॉलेटिलिटी से डरते हैं और उसको टैकल करने का एक ही तरीका है कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें। जो ये कर रहे हैं वो आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक जहां तक इनकी स्ट्रैटेजी है, जहां तक इनकी सोच है और जिस तरह से उन्होंने प्लान किया वो बिल्कुल सही है। 2-3 चीजें यहाँ पे इनको बदलने की जरूरत है। तो पहले देखते हैं कि ये अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे कि नहीं। इनकी इन्वेस्टमेंट करीब 12,500 है। 20 साल का समय है। तो अगर मैं देखूं कि 12% का मैं एनुअलाइज रिटर्न अगर मान के चलूं तो इनको तकरीबन 23 से 24 साल लगेंगे 2 करोड़ तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर इनको 20 साल में ये लक्ष्य पूरा करना है तो मुझे लगता है अगर ये 2-3 हजार रुपए और अगर एडिशनल इन्वेस्ट करना शुरू कर दें जितना जल्दी हो सके, तो ये अपने जो इनका लक्ष्य है 2 करोड़ तक, 2 करोड़ 5-6 लाख तक पहुंच सकेंगे। अगर ये अपने प्रोसेस को, जो इनका डिफाइंड टाइम होराइजन है 20 साल, उसको आप कंटिन्यू करें
मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, उससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप कंटिन्यू करें तो आप वहां तक डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा पैसा आप उसको बढ़ा दीजिए। हम्म। ये तो हुआ इनका जहां तक लक्ष्य पूरा करने का सवाल है। जी। अब अगर इनके फंड्स को देखें स्वाति, तो इनके पास करीब करीब 12,500 के लिए काफी सारे फंड्स हैं। मेरे को लगता है 9-10 फंड हैं शायद इनके पास। जी। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने स्ट्रेटेजी सही लगाई, आपने बिल्कुल सही एसेट क्लास चुनी, लेकिन इतने सारे फंड, और ये एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि इनकी फंड सिलेक्शन अच्छी है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसा कहा कि वो फॉलो किया, आपको फॉलो किया, देखा, फंड अच्छे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है फंड, नंबर ऑफ फंड थोड़े ज्यादा है, उनको थोड़ा इनको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। उसका कारण ये है कि जब आप इतने सारे फंड रखते हैं तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है, उनको मॉनिटर करना मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं जब इतने सारे फंड होंगे तो 2-3 फंड ऐसे होंगे जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को पुल डाउन करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, ज्यादा से ज्यादा अगर चाहें तो वो 4 या 5 फंड रखें। वो भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको थोड़ा पैसा और अभी एडिशनल इन्वेस्ट करना है। तो इनके पोर्टफोलियो से कुछ फंड बता रहा हूँ जहां पे इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे इनके पास एक्सिस ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी का बहुत बेहतरीन फंड है, उसमें कंटिन्यू करें। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, अगेन काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, उसमें कंटिन्यू करें। एसबीआई के इनके पास 2 फंड है, एक एसबीआई फोकस फंड है जो एक मल्टी कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड है, वो दोनों रख सकते हैं। और 5वां फंड रखना चाहें तो जो पराग पारिक का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है वो रखें, और मैं वो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि उसका 35% पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। तो मुझे लगता है ये जो डिफरेंट सेक्टर को, जो सेगमेंट को जो एलोकेशन, वो भी अच्छी होगी, अच्छे कंसिस्टेंट फंड होंगे। तो ये अगर थोड़ा पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन करे तो अच्छा है। एक चीज और कहना चाहूंगा स्वाति यहाँ पे, इनका 1,000 रुपए का जो SIP है वो गोल्ड में है। मुझे लगता है जब इतने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा हिस्सा गोल्ड में डाल के इसी तरीके से ना आपको डाइवर्सिफिकेशन दे रहे हैं, ना आपको फायदा देगा। ये बात सही है कि गोल्ड का जो अभी एक गोल्डन रन चल रहा है, बट इतने लंबे समय में तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इक्विटी के रिटर्न आपको बेटर मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा, 4 या 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें, अपना जो प्रोसेस है उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन कंटिन्यू करें, और जैसा मैंने कहा थोड़ा सा पैसा बढ़ाएं तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दिलीप जी, दिलीप जी आप हैं हमारे साथ? जी मैडम, सुन रहा हूँ मैडम। तो हो गई क्लैरिटी, आपको थोड़ा पोर्टफोलियो छोटा करने की जरूरत है। 3-4 फंड रखिए, नाम हमने बता दिया है। रात में ये रिपीट करेंगे शो, या फिर आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आप वहाँ भी देख सकते हैं इसको, ठीक है? जी मैडम। ओके मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्ते हेमंत सर, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। हम हमेशा कहते हैं कि थोड़े कम फंड रखा करो पोर्टफोलियो में ताकि ट्रैक करना आसान हो। ये बात तो लॉजिक समझ में आती है, लेकिन जब हम कहते हैं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और उसका नुकसान होता है, उसका एक्चुअली क्या मतलब होता है? किस तरीके से अफेक्ट करता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन किसी भी पोर्टफोलियो को? आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक काफी सारे ये दुविधा जो है इन्वेस्टर्स को होती है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, जब मैं बात करता हूँ ओवर डाइवर्सिफिकेशन की, मैं एक पर्टिकुलर गोल के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है स्वाति, हमारे गोल जो है ना, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, मीडियम टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। वहां पे जो मेरी एलोकेशन, एसेट एलोकेशन, वो बिल्कुल अलग होगी। शॉर्ट टर्म में मेरी जो कोशिश रहेगी कि मैं पैसे को प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि मुझे पैसा कुछ समय के बाद चाहिए, और मैं उसमें चाहूंगा कि मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट को लगाऊं जहां पे मुझे थोड़ा FD वगैरह से बेटर रिटर्न मिले, तो वो मेरी एलोकेशन अलग होगी। मीडियम टर्म में मैं शायद एक हाइब्रिड तरह की स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा, इक्विटी और डेट मिला के, और लॉन्ग टर्म में मैं इक्विटी रखूंगा। तो जब मैं बात करता हूँ कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन में एक पर्टिकुलर गोल के लिए बात कर रहा हूँ, इनका एक गोल है, एक गोल के लिए इतने सारे फंड। अब दूसरा सवाल जो आपने मुझे पूछा कि उससे फर्क क्या पड़ता है, देखिए क्या होता है जब इतने सारे फंड हैं, आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट सबके अंदर डाल दिया। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे फंड एक जैसे परफॉर्म करेंगे, और कुछ फंड ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो या तो वो सारे गिरेंगे या तो फिर सारे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, जैसे हमने इनको क्या सुझाया, हमने सुझाया कि एक आप रखिए लार्ज कैप फंड जो ब्लू चिप फंड है। हमने फिर उनको 2 मल्टी कैप फंड दिए। 2 क्यों दिए? क्योंकि SBI फोकस, जैसा नाम से पता चलता है, उसकी स्ट्रेटेजी है फोकस, मतलब कम स्टॉक, थोड़ा एग्रेसिव। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप जो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड फंड है। फिर हमने कहा एक स्मॉल कैप फंड रखिए, बिल्कुल सही, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म में आपको स्मॉल कैप फंड से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। फिर हमने कहा ऐसा फंड रखिए जिसमें थोड़ा पैसा जो है इंटरनेशनल मार्केट में है। तो हमने क्या किया, जो एक जैसे फंड थे उनको बाहर निकाला, क्योंकि मॉनिटरिंग करना इसलिए मुश्किल होता है कि आप इतने सारे फंड हैं, उसकी हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी है, फिलॉसफी है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 10-12 फंड है, उसमें 3-4 फंड ने अच्छा नहीं किया। कम से कम जब कम फंड होंगे आपके पास तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, बेंचमार्क के सामने उसने कैसा परफॉर्म किया, पीयर ग्रुप के सामने कैसा परफॉर्म किया। मॉनिटरिंग थोड़ी आसान होती है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अगर आप हर गोल के लिए
लिमिटेड नंबर ऑफ फंड रखें। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में अभी भी 15-20 फंड हो, वो जरूरत हो सकती है, लेकिन हर गोल के लिए इतने सारे फंड मत रखिए, उसको मॉनिटर करना काफी कठिन हो जाता है आगे जाके। चलिए अगला सवाल लेते हैं। विकास मोदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी बताएं, आपका सवाल क्या है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जी। मैं इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ, मेनली लार्ज कैप एंड मिड कैप, और स्मॉल कैप में वाया म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने लास्ट 3-4 साल में SIP किया है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड में। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख किया था, जिसका आज की डेट में वैल्यू 6.25 है। तो मैं जानना चाहता था कि ये फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड से कंटिन्यू करना है या कोई बेटर स्मॉल कैप फंड है टू इन्वेस्ट। विकास जी, आप कितने वक्त के लिए निवेश करने की सोच रहे थे? मतलब जब आपने शुरू किया था निवेश तब? लॉन्ग टर्म 10-20 साल। 10-20 साल के लिए। हेमंत सर, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज का परफॉर्मेंस अब थोड़ा सा रहा है डामाडोल। इसका मैंने 4 साल और 3 साल की SIP रिटर्न भी अगर देखी है तो करीब -10%, -14% के आसपास का SIP का रिटर्न मैं बता रही हूँ। इस तरह का CAGR दिखा रहा है ये कैसा, मतलब क्यों इतनी कमजोरी इसके रिटर्न में देखने को मिली है? देखिए, सभी 2 एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। पहली बात, जैसा इन्होंने कहा कि काफी लंबा समय इनके पास स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखना बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात, अगर हम स्मॉल कैप सेगमेंट की बात करें, उसकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ साल से अच्छी नहीं रही है। अब देखिए, एक बीच में एक ऐसा समय था 1.5 साल के करीब, जब सिर्फ कुछ स्टॉक थे जो मार्केट को ऊपर लेके गए। स्मॉल कैप मिड कैप ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। कोविड-19 के पहले से जो 4-5 महीने थे, हमने देखा कि मार्केट थोड़ा ब्रॉड बेस हुआ। वहां पे हमने मिड कैप और स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस को सुधरते हुए देखा था। लेकिन अभी क्या हुआ, कोविड-19 के बाद जब मार्केट गिरा तो जाहिर सी बात है उनमें काफी गिरावट आई। और लेकिन रिकवरी का जो फेज है, सेकंड फेज जो था, जो लास्ट फेज है, उसमें हमने देखा है कि जो स्मॉल कैप और मीडियम कैप की परफॉर्मेंस जो है वो लार्ज कैप से अच्छी है। इस पर्टिकुलर फंड की अगर बात करूं, देखिए हर फंड मैनेजर के साथ ऐसा होगा। एक समय था जब फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था अपनी कैटेगरी में, और इसकी सबसे खासियत क्या थी, जो शायद अब उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन गया, इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। इसके अंदर 66 स्टॉक्स हैं। एक समय में ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने से अच्छा रहता है। लेकिन वो तब काम करता है जब मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही हो, मार्केट जो है ऊपर जा रही हो, तब ये डेफिनेटली स्ट्रेटेजी काम करती है। क्योंकि ये सेगमेंट ने अच्छा नहीं किया, और कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक सिलेक्शन का भी थोड़ा इशू है। ये मैं मानता हूं कि पिछले 1-1.5 साल से, देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आपका फंड 1-1.5 साल में थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है या ज्यादा अंडर परफॉर्म करता है, तो उससे आपकी 3 साल 5 साल की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। तो हमें लगता है कि शायद बहुत लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि सच्चाई है कि 1.5 साल या बता सकता हूँ उतना समय से शायद ये फंड ने उतना परफॉर्म नहीं किया है। डेफिनेटली मुझे लगता है क्योंकि इनके पास अगर एक ही फंड है, तो फिर मैं चाहूंगा कि इसमें बदलाव करें। नॉर्मली मैं बिलीव करता हूँ कि हर फंड हाउस या फंड मैनेजर को आपको थोड़ा समय देना चाहिए। इसमें आई थिंक समय दिया गया है। कहीं ना कहीं ये फंड की परफॉर्मेंस, जैसा मैंने कहा, इसमें एक चीज है कि 15% 16% का जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है, करीब 27-28% मिड कैप में भी है। फिर भी इस फंड की परफॉर्मेंस जिस तरीके की होनी चाहिए वो नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आपको चुनाव करना है, यहाँ से बाहर जाना है और एक बेटर फंड चाहिए, तो मुझे लगता है एक्सेस जो स्मॉल कैप फंड है वो काफी अच्छा फंड है। उसमें जो होल्डिंग है थोड़ी कंसंट्रेटेड है। जैसा मैंने कहा, डाइवर्सिफिकेशन पहले एक प्लस पॉइंट था, अब नेगेटिव इसलिए है क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। जब आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी हो, कंसंट्रेटेड बेट हो, तो वो फंड जरा अच्छा करता है। तो मुझे लगता है एक्सेस स्मॉल कैप फंड इन मार्केट कंडीशन में और आगे जाके भी एक अच्छा फंड रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो, अगर आप वहां जाएं तो आपका जो परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का, वो डेफिनेटली बेहतर हो सकता है। तो विकास जी, आपको सलाह कि आप फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड में निवेश चाहें तो बंद कर सकते हैं, और एक्सिस स्मॉल कैप आप इसे एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए। आप खुद भी एक बार ज़रूर रिसर्च कर ले। सलाह ये हेमंत की यहाँ पर। म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब हम दे रहे हैं, और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रमेश जी का ईमेल आया हुआ है। रमेश जी ने अपने ईमेल में लिखा है कि लॉकडाउन की वजह से उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी, और इसलिए अब उनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। हालांकि इनके पास इमरजेंसी फ़ंड है और कुछ और इन्वेस्टमेंट है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस जो हैं वो कैसे मैनेज करें।
इन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ डेट फंड्स में इनका निवेश है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसे कैसे, क्या वहाँ से पैसे निकालने चाहिए या फिर नहीं निकालने चाहिए? ये जो सवाल है, आई गेस हेमंत सर, बहुत सारे लोग जो लोग अपना काम करते हैं खासकर, और नौकरी पेशा भी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सैलरी कट या जॉब लॉस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। ऐसे में बड़ी मुश्किल हो गई है लोगों को अपने खर्चे निकालना और अपने निवेश को भी जारी रखना। इनफैक्ट जी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, और उनके पास शायद उन्होंने एक सही कदम भी लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इमरजेंसी फंड बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करो, सबसे पहले आपको अपने जो रिस्क है उनको कवर करना है। तो उसमें हम बात करते हैं, एक जो बड़ा रिस्क है वो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। अभी ये जो सिचुएशन है ये टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन के अंदर थी, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी आ सकता है। तो जो इमरजेंसी फंड बनाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके केस में इन्होंने कहा कि इनके पास शायद 2 महीने का इमरजेंसी फंड है। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो जैसा हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है अभी रीओपन हो रही है, अनलेस ये किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे लोकल अभी भी लॉकडाउन है तो कह नहीं सकते। बट अगर ऐसी जगह में है जहाँ पे ओपन अप हो गई है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनकम लेवल्स कहीं कम होंगे प्री कोविड लेवल से, लेकिन एटलीस्ट कुछ जो इनकम है वो आ रही होगी। तो उसके हिसाब से अगर उनको पैसा निकालना है तो जाहिर सी बात है जो इमरजेंसी फंड है, अब वो कितना पूरा होगा कितना नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है कि इनकी करंट इनकम कितनी है। लेकिन शुरुआत जो है वो उनको डेफिनेटली अपने इमरजेंसी फंड से करना होगा। उसके बाद भी अगर इनको जरूरत पड़े, इन्होंने कहा कि इनकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट फंड में है। 2 इशू उन्होंने कहा, एक तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो उनके फंड्स हैं पोर्टफोलियो के अंदर, उनमें जो क्रेडिट इवेंट हुआ था उसकी वजह से वो पैसा नहीं निकालना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो पैसा बाद में फंड को मिलेगा तो वो मेरा नुकसान होगा। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो ये कि अगर आपको पैसा निकालना पड़े तो आपको डेट फंड से निकालना है, क्योंकि वही आपकी इन्वेस्टमेंट में है। अब कौन से फंड से निकालें, जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, जैसा इन्होंने कहा क्रेडिट इवेंट है, 2 चीजें इनको समझने की जरूरत है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ जो फंड जहां पे क्रेडिट इवेंट हुआ वहां पे उन्होंने साइड पॉकेटिंग किया है। साइड पॉकेटिंग का मतलब ये है कि सेबी ने कहा था कि जो भी सिक्योरिटी जहां पे डाउनग्रेड होती है उसको आप मेन पोर्टफोलियो से निकाल के उसका पोर्टफोलियो अलग बना दीजिए, उसकी एनएवी अलग होगी और जो मेन फंड है उसकी एनएवी अलग होगी। उसका फायदा क्या होता है कि उसको ओवरऑल फंड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उतना पैसा जब अलग कर देता है फंड, तो जब भी सिक्योरिटी का पैसा मिलेगा, चाहे आप उस फंड में हो चाहे उस फंड में नहीं हो, तो वो पैसा आपको मिलेगा। लेकिन जिन फंड के अंदर साइड पॉकेटिंग नहीं है, अगर आप उस फंड से निकलते हो और अगर फंड के पास रिकवरी होती है तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि वो देखें कि जिन फंड्स के अंदर है वो साइड पॉकेटिंग हुआ कि नहीं। वो कैसे जानेंगे? अगर वो किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी स्टेटमेंट में आएगा, नहीं तो अपनी अकाउंट अगर स्टेटमेंट आप देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वहां पे आपको क्लियरली दिखेगा कि उनकी साइड पॉकेटिंग हुई है। अगर वो साइड पॉकेटिंग हो गई और आपको पैसे की जरूरत है तो आप उन डेट फंड में से पैसा निकाल सकते हो। जैसा मैंने कहा, अगर फंड ने जब भी रिकवरी की तो आपका नुकसान नहीं होगा, वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो कितना पैसा निकालना है, जैसा मैंने कहा, वो डिपेंड करता है कि कितने समय तक इनको ये फाइनेंशियल तंगी रहती है और किस लेवल की रहती है। पर शुरुआत तो डेफिनेटली आपको इमरजेंसी फंड से ही करना पड़ेगा। शायद हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इकोनॉमी रीओपन हो गई है, 2 महीने से ज्यादा आपका जो फंड चल जाए, अगर 3-4 महीने आप उससे निकल जाए तो फिर मुझे लगता है तब तक सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ से बेटर भी होने के चांसेस। जी, और इसी वक्त आपको एक बार फिर से हम बता दें कि क्यों आपके लिए इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। हमें लगता है कि आपको लगता होगा शायद कि हम लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि इमरजेंसी फंड बना के रखो, काम आएगा, लेकिन ऐसा होता यही हालात ऐसे बन जाते हैं जब आपको पता नहीं किन वजहों से आपकी आमदनी कम हो जाए या फिर ना के बराबर हो जाए, और तब कुछ महीने आपको लगेंगे वापस से शायद आमदनी का नया जरिया तलाशने में, और वैसे वक्त में ये इमरजेंसी फंड आपके काम आता है। अमूमन इसे आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं इस पैसे को। इमरजेंसी फंड का कितना होना चाहिए बता दें आपको हम, करीब आजकल के माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि 5-6 महीने का खर्चा लेके चले तो ज़्यादा बेहतर है। उससे कम सोचेंगे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल आज का हमारे पास सवाल है, मुझे नाम क्यों नहीं दिख रहा, नवीन वालिया जी। नवीन वालिया जी का सवाल है, ये इन्होंने पूछा है हमसे कि अगर हम उनके लिए कंपेयर कर सकें
तीन फंड के नाम दिए, तीनों इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। SBI मैग्नम टैक्स गेन, बिरला सन लाइफ टैक्स 96 और निपॉन टैक्स सेवर। इनमें से अगर कोई एक चुनना हो तो कौन सा फंड बेहतर होगा हेमंत सर? देखिए, दो फैक्टर होते हैं हमेशा। एक तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो क्वालिटी, जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स को, और कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में कैसी रही है। ये दोनों पैरामीटर के अगर मैं देखूं, जैसा उन्होंने 3 फंड की बात की, तो मुझे लगता है जो बेस्ट फंड इन तीनों में से रहेगा वो बिरला टैक्स रिलीफ 96 जो है वो बेस्ट फंड रहेगा। लेकिन अगर ये इस 3 फंड से आगे थोड़ा देखें, अगर ओपन हो उस आइडिया को, तो मुझे लगता है इनसे बेहतर फंड है, जैसे एक्सिस जो लॉन्ग टर्म जो टैक्स सेवर फंड है वो काफी अच्छा है, या जो कोटक का जो टैक्स सेवर फंड है वो भी काफी अच्छा है। तो अगर इन तीनों में से देखना है तो जैसा मैंने कहा, बिरला का फंड लीजिए। अगर बाहर देखना है तो फिर एक्सिस या कोटक के जो ALSS फंड है वो इनसे डेफिनेटली बेहतर परफॉर्मेंस देने के चांसेस हैं। हेमंत सर, SBI का नाम चेंज हुआ था, SBI मैग्नम टैक्स गेन का, इसका नाम अब कुछ और हो गया है, राइट? लॉन्ग टर्म इक्विटी लॉन्ग टर्म इक्विटी, जी, लॉन्ग टर्म इक्विटी। और इसके अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया इस फंड में, लेकिन राइट? जी नहीं। तो आपने कहा कि इन तीनों में से सबसे बेहतर होगा बिरला सन लाइफ टैक्स 96 और टैक्स रिलीफ, और उसके अलावा आपने कहा है कि एक्सिस टैक्स सेवर या कोटक टैक्स सेवर। एम आई राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ELSS में नॉर्मली मैं देख रही थी तीनों का, जो ये 3 नाम दिए गए हैं, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस अगर रिटर्न वाइज अगर हम सिर्फ देख सके तो वो है निपॉन टैक्स सेवर का। और हम एक बात करते हैं AUM की, अमूमन कहते हैं कि AUM, क्योंकि ये मल्टी कैप फंड है, यहाँ पर जो AUM है आपको देखना चाहिए 5 से 8 हज़ार के आसपास हो तो बेहतर है इस तरह के मल्टी कैप फंड में। ये अगर ELSS को चेक करना हो AUM के बेसिस पे, तो आपकी क्या राय है? कितना AUM आपको लगता है कि ठीक रहता है ELSS फंड के लिए? देखिए, जहां तक अगर हम मल्टी कैप फंड की बात करें, जैसा मैंने कहा ALSS के अंदर भी आप एक मल्टी कैप फंड ढूंढते हैं, तो एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ जो फंड है ऐसे, उनमें जो बायस रहता है वो लार्ज कैप पे रहता है। 60-70% तो ज्यादातर लार्ज कैप में रहता है जी। तो लार्ज कैप में साइज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें इतनी लिक्विडिटी होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब ये मिड कैप और स्मॉल कैप भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा इलिक्विड स्टॉक आप ELSS के अंदर नहीं देखेंगे। हाँ, अगर आप प्योर स्मॉल कैप मिड कैप में जाएंगे तो वहाँ इलिक्विडिटी का असर हो सकता है, क्योंकि कभी भी किसी फंड के अंदर जिसके अंदर 60-70% लार्ज कैप होगा, उसको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे लगता नहीं साइज से फर्क पड़ता। होता क्या, देखिए अगर निपॉन के साथ क्या हुआ, पिछले कई सालों से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है जी। प्रॉब्लम क्या होता है, ELSS के अंदर 3 साल का लॉक इन रहता है तो आप बाहर भी नहीं निकल पाते। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी फंड मैनेजर की जो स्टॉक सिलेक्शन है या जो उनकी प्रेफरेंस है किसी सेक्टर पे, वो अगर काम नहीं करे कुछ लंबे समय तक, और अगर आप उनमें बने रहे, तो फिर ये आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है, जो मुझे लगता है निपॉन के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। एक समय में ये काफी अच्छा परफॉर्मर था, पर क्या होता है, ये हमेशा रिस्क रहता है फंड मैनेजर के साथ कि अगर आपने कुछ, जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो अगर काम नहीं की किसी समय पे, और अगर आपने उसमें बदलाव नहीं किया समय रहते, तो फिर कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी लंबे समय तक होता है। और प्रॉब्लम क्या होता है स्वाति, कि जब नया पैसा आना आपके पास कम हो जाता है, तो फंड मैनेजर के पास उतनी अपॉर्चुनिटी भी कम होती है उसको ठीक करने की। तो वो थोड़ा सा इश्यू होता है, जिस कारण से मुझे लगता है निपॉन के अंदर थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और यहीं पर हम ख़त्म करते हैं आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में सवाल जवाब का सिलसिला। लेकिन अगर आपके पास भी सवाल है तो आप हमें भेजिए। सवाल कहाँ भेजना है वो देखिए, आपकी स्क्रीन पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। सवाल जब भी आप भेजते हैं तो आप हमें प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। और सवाल आप अंग्रेज़ी, हिंदी, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।